नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री की पाठशाला में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज की जो आपके स्क्रीन पर इमेज थंबनेल शो हो रहा है, तो उसमें हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है अपनी केमिस्ट्री की पाठशाला में। ठीक है, तो देखें, क्लास 12 केमिस्ट्री को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें चैप्टर नंबर 3 है और इस चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 3 है, यानी कि इस चैप्टर की आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 3 है। इससे पहले जो है इस चैप्टर की 2 क्लास है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। जिन बच्चों ने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन लेक्चर्स को देखें, उसके बाद ये लेक्चर देखें। ठीक है, क्योंकि कोई भी चैप्टर है अगर उसको शुरुआत से देखा जाए तो वो हमारे जो है आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या बायो हो, कोई भी टॉपिक हो, तो उसमें जो है एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कहीं ना कहीं जो है रिलेटेड होता है, कहीं ना कहीं उससे संबंधित होता है। ठीक है, चलें, अच्छा, तो रासायनिक बलगतिकी में आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है बच्चों वेग नियम या वेग व्यंजक। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस चैप्टर के प्रति आपकी समझ को विकसित करने के लिए जो है ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है चैप्टर का सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें अपक्रिया के वेग के बारे में पढ़ना है और अपक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले कारकों को पढ़ना है। तो उसी से रिलेटेड एक ये नियम है अपक्रिया के वेग से संबंधित, जिसे हम वेग नियम या वेग व्यंजक कह रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, होने वाली है, इस क्लास को पूरा देखें। ठीक है, वेग नियम में ही फिर हम आज जानेंगे वेग स्थिरांक क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, जिसको हम कैपिटल के से जो है डिनोट करते हैं। फिर हम जानेंगे अपक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक में मुख्य अंतर। ठीक है, तो जुड़े रहें हमारे साथ। जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो क्लास 12 में है इस समय, और केमिस्ट्री अगर उनको समझ में नहीं आती है तो एक बार अपना ये कीमती समय जरूर देके जाएं। आप तक सही वीडियो पहुंची है और आपने एकदम सही वीडियो को क्लिक किया है। ठीक है, पूरी वीडियो को देखें। चलें, अच्छा, स्टार्ट करते हैं। देखें, इससे पहले एक छोटा सा जो है एजुकेशनल थॉट हम देख लेते हैं, शिक्षा के महत्व को बतलाता हुआ स्मार्ट कैरियर क्लासेस की तरफ से एक छोटा सा थॉट देखें। कह रहे हैं कि जैसे कली खिलकर फूल बनती है, ठीक है, वैसे ही बच्चा पढ़ लिख कर एक महान इंसान बनता है। एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, शुरुआत से ही जो है हमें सुनने को मिलता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान, और नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे गंवार। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, कि जिस तरीके से कली होती है, कोई भी फूल बनता है तो उसमें सबसे पहले कली बनती है, बड बनती है, तो वो खिलकर फूल बनती है। उसी प्रकार एक बच्चा जो होता है वो पढ़ लिख कर जो है महान इंसान बनता है। महान इंसान नहीं तो आज के समय में एक जो है इंसान ही बन जाए। ठीक है, इंसान ही रहे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन आज के समय में, आज के युग में इंसान ही नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो वही है, महान तो बात की बात है, पहले इंसान तो बने वो सही से। मैं तो देखें, बिना शिक्षा के इंसान का जीवन अधूरा है। ठीक है, बिना शिक्षा के इंसान का जीवन अधूरा है। जैसे पानी और धूप पाकर कली खूबसूरत फूल बन जाती है, वैसे ही अच्छी शिक्षा पाकर एक बच्चा समाज में सम्मान और एक बेहतरीन पहचान हासिल करता है। ठीक है, तो शिक्षा के बिना हर व्यक्ति का जीवन अधूरा है। शिक्षा के बिना, ये मान लें कि शिक्षा के बिना या बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो ये मान लें कि उसकी तुलना हम एक जो है जानवर से कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से एक जानवर जो होता है वो अज्ञानी होता है, कुछ नहीं जानता है, केवल उसे क्या चाहिए, केवल उसे अपने जीवन को जीने के लिए जो है ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए और खाने के लिए भोजन चाहिए। उसके अलावा उसे कोई लेना देना नहीं है, क्या है क्या नहीं उसे कुछ नहीं पता। तो अगर कोई मनुष्य पढ़ा लिखा नहीं है, अनभिज्ञ है, ठीक है, विभिन्न बातों से, तो उसका जीवन जो है एक तरीके से नीरस है। ठीक है, समाज में कैसे रहना है, समाज के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं, देश के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं, और पढ़ाई के माध्यम से हमारे परिवार का विकास और हमारे पूरे समाज का विकास जो होता है वो सभी पढ़े लिखे व्यक्तियों से, एजुकेटेड पर्सन से मिलकर होता है। ठीक है, तो जुड़े रहें हमारे साथ, पढ़ते रहें, पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन भी सीखते रहें, संस्कारों को भी अपने अंदर डेवलप करें।
नैतिक पूर्ण जो है विचारों को अपने अंदर डेवलप करें। ठीक है, कैसा लगा आज का ये थॉट कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। चलें अच्छा स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है, देखें बच्चे, पहली बात तो हम ये बता देना चाह रहे हैं कि ये जो नियम है वेग व्यंजक, या आज की जो क्लास है फिर बताए दे रहे हैं, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर उन्हें ये वीडियो पूरा देखना ही है, अपने प्रॉपर नोट्स तैयार कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में, तो हम उनसे यही कहेंगे पूरा वीडियो देखें, पहली बात। ठीक, दूसरी बात ये है कि जो भी हम यहाँ पर बातें बताएं, जो भी हम समझाने का प्रयास करें, तो बच्चे हमारे साथ साथ उन बातों को समझें, सुने नहीं। सुनने में और समझने में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, तो सुनने के साथ साथ हमें समझना भी है, क्योंकि जो चीज़ें हम यहाँ पर लिख के लाए हैं, ठीक है, या जो भी हम अपनी तरफ से यहाँ पर ऐड करेंगे, तो उन चीज़ों को साथ साथ हम समझाएंगे। तो बच्चों को केयरफुली हमारे द्वारा बताई जाने वाली बातों को सुनना है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो भी हम जिन बातों को कहें इसका स्क्रीनशॉट करें। स्क्रीनशॉट करने के पश्चात अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहें और साथ ही साथ रिवीजन भी करते रहें। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका पिछला पढ़ा हुआ सब एकदम बेकार हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो पढ़ाई के साथ साथ नोट्स बनाना और साथ ही साथ रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलें आप सभी बच्चे ध्यान से सुने हम क्या कह रहे हैं। अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जो हमें आज की क्लास में पढ़ना है। देखो, टॉपिक क्या नाम है? वेग नियम या वेग व्यंजक। तो देखो, कहने मतलब ये है कि वेग नियम है, इसका मतलब ये है कि ये जो नियम है ये अभिक्रिया के वेग से संबंधित है। पहली बात, ये नियम किससे संबंधित है? अपक्रिया के वेग, अपक्रिया के वेग से संबंधित है। अच्छा, इस जो नियम दिया गया है वेग नियम, इस वेग नियम का जो गणितीय रूप है, जो मैथमेटिकल जो फॉर्मूला निकल के आएगा अभी हम जानेंगे, तो उस फार्मूले को हम कहते हैं वेग व्यंजक। क्या कहते हैं बच्चों? वेग व्यंजक। ठीक, तो ये जीरो लेवल की बात हो गई, बेसिक लेवल की बात हो गई। ठीक है, कि वेग नियम अथवा वेग व्यंजक क्या है, किससे ये रिलेटेड है। अब हमारे सामने बच्चों देखो कॉन्सेप्ट ये है, क्वेश्चन ये है कि ये वेग नियम क्यों दिया गया, वेग नियम देने की क्या आवश्यकता थी, वेग नियम क्यों दिया गया, वेग नियम किससे संबंधित है, तो हमें ये जान लेना पहले बहुत जरूरी है। ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्ट जो हमने वेग नियम को ही जान लिया, हमें यही नहीं पता है कि ये वेग नियम क्यों दिया गया। ठीक है, क्या इसके देने के पीछे की वजह थी, क्या इसका पर्पस था, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुने। तो देखो, रासायनिक बलगतकी में किसी भी अपक्रिया के वेग पर, किसी भी अपक्रिया के वेग पर अभिकारकों की सांद्रता के प्रभाव का अध्ययन करने, ठीक है, और द्रव अनुपाती क्रिया के नियम की कमियों को दूर करने के लिए वेग नियम या वेग व्यंजक दिया गया। आई बात समझ में? दो कारण हैं जिन कारणों से ये वेग नियम दिया गया। एक बार फिर सुन लें कि रासायनिक बलगतकी में जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, तो उन रासायनिक अपक्रियाओं में जो भाग लेने वाले जो अभिकारक अणु होते हैं, जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल होते हैं, तो उन अभिकारक अणुओं की सांद्रता का अपक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सांद्रता उनकी हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अपक्रिया के वेग पर, तो इस बात को समझाने के लिए, ठीक है, वेग नियम दिया गया। दूसरी बात, इस बात को समझाने के लिए वेग नियम से पहले एक नियम दिया गया था जिसको कहते हैं द्रव अनुपाती क्रिया का नियम। ठीक, समझे ना बात को? द्रव अनुपाती क्रिया का नियम, यह नियम भी इसी बात के लिए दिया गया था, अपक्रिया के वेग पर अभिकारकों की सांद्रता के प्रभाव को बताने के लिए। तो ये जो नियम दिया गया, इस नियम की कुछ कमियां थी, कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है, वीडियो जानेंगे। तो उन कमियों को दूर करने के लिए बाद में वेग नियम दिया गया। आई बात समझ? चलिए आइए देखते हैं, इन्हीं बातों को हमने यहाँ पे लिख रखा है। देखो, रासायनिक बलगतकी में द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम की कमियों को दूर करने, ठीक है, एवं अभिकारकों की सांद्रता के अपक्रिया के वेग पर प्रभाव बताने हेतु वेग नियम दिया गया। ठीक है, तो इन दो कारणों से हमारे सामने जो है अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा वेग नियम दिया गया। तो सर हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि आप हमें पहले ये बता दीजिए कि ये द्रव अनुपाती क्रिया का नियम क्या है।
द्रव अनुपाती क्रिया का नियम जान लेंगे तो द्रव अनुपाती क्रिया के नियम में थोड़ा करेक्शन कर दिया जाएगा, थोड़ा उसमें सुधार कर दिया जाएगा। बस जो थोड़ा सा सुधार किया जाएगा बस वही हमारा चेंज हो जाएगा वेग नियम में। आई बात समझ में? तो सबसे पहले बच्चों हमें वेग नियम को पढ़ने से पहले द्रव अनुपाती क्रिया के नियम को जानना होगा, ठीक है? उसके बाद हम वेग नियम को जानेंगे, ठीक? क्योंकि द्रव अनुपाती क्रिया के नियम में थोड़ा सुधार कर दिया गया है, करेक्शन कर दिया गया है, बस वही फिर द्रव अनुपाती क्रिया का नियम वेग व्यंजक में चेंज हो गया है, वेग नियम हो गया है, ठीक है? चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपनी फेयर कॉपी पे नोट डाउन करें, ठीक? चलें, अच्छा देखते हैं भैया जो है कि द्रव अनुपाती क्रिया का नियम क्या है और ये नियम किसने दिया था। देखो, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, इंग्लिश में इसको लॉ ऑफ मास एक्शन के नाम से जानते हैं। देखो पहला पॉइंट, यह नियम सन 1864 में गुल्डबर्ग तथा बागे नामक वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। तो सबसे पहले हमें ये बता होना चाहिए कि सन 1864 में दो वैज्ञानिक हुए, एक गुल्डबर्ग और एक बागे। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर द्रव अनुपाती क्रिया का नियम दिया, ठीक? अच्छा, यह नियम क्यों दिया, यह नियम किससे संबंधित था? तो वही बात है, देखो यह नियम किसी अभिक्रिया के वेग पर अभिकारकों की सांद्रता के प्रभाव की व्याख्या करने, ठीक है, कि किसी अभिक्रिया के वेग पर अभिकारकों की सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है जब हम सांद्रता घटाते हैं या सांद्रता बढ़ाते हैं, तो इस बात की व्याख्या करने एवं वेग यानी कि r और सांद्रता c, ठीक है, यानी कि अभिक्रिया के वेग r और अभिकारकों की सांद्रता c के मध्य गणितीय संबंध स्थापित करने हेतु यह नियम दिया गया था, ठीक है? तो इसलिए यह नियम दिया गया। चलो अच्छा, अब इस नियम को देख लेते हैं जल्दी से। क्या कहा देखो, तो कह रहे हैं कि स्थिर ताप पर किसी अभिकारक की क्रिया करने की दर उसकी सांद्रता के सीधे समानुपाती होती है, ठीक? इस बात को हमने तब भी बताया था जब हमने बताया था अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। पहली हेडिंग में ही हमने बताया था अभिकारकों की सांद्रता का प्रभाव, तो उसी में हमने ये बात बता दी थी कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है, यानी कि जैसे जैसे अभिकारकों की सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। तो ये वही वाला नियम है द्रव अनुपाती क्रिया के नियम में, द्रव अनुपाती क्रिया के नियम में इसी बात को नियम के रूप में बतलाया गया है, ठीक है, कि किसी भी मतलब रासायनिक क्रिया में स्थिर तापमान पर किसी भी अभिकारक अणु के क्रिया करने की जो दर होगी, ठीक है, क्रिया करने की जो दर होगी वो उसके सांद्रता के सीधे समानुपाती होगी, ठीक है? इस बात को ध्यान रखें। अच्छा, ये जो है नियम जो है वो एक अभिकारक के संदर्भ में बताया गया। अब हम संपूर्ण अभिक्रिया के लिए देख लेते हैं। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले सभी अभिकारक अणुओं की मोलर सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है, ठीक है? क्या कह रहे हैं, एक बार फिर देखें कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारकों की मोलर सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है, ठीक है? इसमें भी सेम वही बात कही गई है, बस इसमें ये कह दिया गया है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक अणु हैं, जितने भी अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं, तो उन सभी अभिकारक अणुओं की मोलर सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होगी। कहने मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 10 ग्राम, जैसे हमने एक अभिकारक अणु ले लिया ए, एक सामान्य सा उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए। फिर अगर हम क्या करें, इसकी मात्रा बढ़ा के 20 ग्राम कर दें, दुगनी कर दें, तो ठीक इसका दोगुना, जैसे हमने अभिकारक की सांद्रता दोगुनी कर दी तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी हमारे दोगुना हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे 4 गुना कर दी, यानी कि यहाँ पे 40 ग्राम कर दिया, तो ये अभिक्रिया की जो दर होगी ये भी हमारे 4 गुना हो जाएगी। तो वहीं इसमें लिखा है मोलर सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती, यानी कि गुणे में, तुम्हारे गुणे में जो है क्या होगा, क्रिया का वेग बढ़ेगा, ठीक है? ये बात बताई जो है सन 1864 में गुल्डबर्ग तथा बागे नामक वैज्ञानिकों ने, ठीक है?
चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम इस मतलब नियम का गणितीय रूप देख लेते हैं कि इसका गणितीय रूप क्या है। इसमें हम जो है इसको गणितीय रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। ठीक है, हर बच्चा आसानी से समझ जाएगा। ठीक, चलें, अच्छा अब इसका हम गणितीय रूप देख लेते हैं एक अपक्रिया के माध्यम से। देखो, मान के चलो हमने एक अपक्रिया ले ली बच्चों, एक अपक्रिया है, ये वाली अपक्रिया है। ठीक है, ये अपक्रिया हमने ले ली, इसमें प्रोडक्ट बन रहा है C। जैसे ये हमने अपक्रिया ले ली, यहाँ पर दो अभिकारक अणु हैं, अभिकारक अणु A और अभिकारक अणु B। ध्यान से समझना सभी बच्चे, ध्यान से। अभिकारक अणु A और अभिकारक अणु B आपस में क्रिया कर रहे हैं और क्रिया करके प्रोडक्ट C दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, इस अपक्रिया में हम लगाएंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, इस अपक्रिया में द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार। अब बच्चे सभी ध्यान दो जरा, हमारी तरफ सुने हमें ध्यान से। देखो, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे तो हमने क्या कहा था कि किसी भी अभिकारक अणु के क्रिया करने की जो दर होगी वो उसकी सांद्रता के समानुपाती होगी। तो इस अपक्रिया में बच्चों देखो, यहाँ पर अभिकारक अणु हम एक ही बात करें तो अभिकारक अणु एक ही क्रिया करने की दर जो होगी वो इसकी मोलर सांद्रता n के समानुपाती होगी। ठीक है, यहाँ पर हम एक सुधार कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो है n की जगह, दोनों जगह हमने n ले लिए हैं तो इसको हम एक जगह MB कर दें। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिया कि जो अभिकारक अणु A है, यहाँ पर जो N और जो M है ये मालूम क्या है, N और M जो है अभिकारक A और B की मोलर सांद्रता है। जैसे यहाँ पर 1 मोल पर लीटर है, 2 मोल पर लीटर है, या 3 मोल पर लीटर है, या 1.5 मोल पर लीटर है, ये है मोलर सांद्रता। ठीक है, तो N और M ये है। तो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार हम कहेंगे कि अभिकारक अणु एक ही क्रिया करने की जो दर है वो इसकी मोलर सांद्रता N के समानुपाती होगी। उसी प्रकार यहाँ हम कहेंगे कि अभिकारक अणु B के क्रिया करने की दर इसकी मोलर सांद्रता M के सीधे समानुपाती होगी। अब इसको हम लिख के देखते हैं। देखो भाई, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे। देखो, अभिकारक A के क्रिया करने की दर, अभिकारक A की क्रिया करने की दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n। इसका मतलब ये है कि इस अभिकारक अणु की जो क्रिया करने की जो दर होगी वो इसकी मोलर सांद्रता के सीधे समानुपाती होगी। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करें, उसी प्रकार हम यहाँ पर लिख लें जैसे अभिकारक अणु B। अब हम अभिकारक B की बात कर लें यहाँ पर। ठीक है, अभिकारक B के क्रिया करने की दर, किसके होगी, क्रिया करने की दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर m। ठीक है, तो इसी तरीके से इनके जो क्रिया करने की जो दर होगी B की वो इसकी मोलर सांद्रता के सीधे समानुपाती होगी। अब हम देखो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे संपूर्ण अपक्रिया के लिए। जैसे यहाँ पर हम संपूर्ण अपक्रिया की बात करें, भाई अभी तो हम सेपरेट जो है अलग अलग निकाल रहे थे। ठीक है, अब हम संपूर्ण अपक्रिया की दर की बात करें तो संपूर्ण अपक्रिया की दर जो होगी वो इन दोनों पर निर्भर करेगी। यानी कि संपूर्ण अपक्रिया की दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर m। ठीक है, तो ये संपूर्ण क्रिया करने की दर होगी यहाँ पर बच्चों। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे इसको लिखेंगे, देखो
भाई इसको प्रदर्शित करते हैं R से, ठीक है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर M, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, बराबर का लगाएंगे और यहाँ पर लेके आएंगे एक कांस्टेंट जिसको हम वेग स्थिरांक कहेंगे, इसको आगे डिटेल में जानेंगे। तो ये वही हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर M, ठीक। इस समीकरण को आप डिब्बे में बॉक्स में बंद करके रख लीजिए, ठीक है। ये नियम बतला रहा है द्रव अनुपाती क्रिया के नियम, द्रव अनुपाती क्रिया के नियम का गणितीय रूप ये समीकरण है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये बातें बताई गई जो है द्रव अनुपाती क्रिया के नियम में, ठीक है। चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसके बारे में हमें और जो भी बताना है वो हम बताएं। स्क्रीनशॉट ले लें सबसे पहले और उस नियम को लिखने के पश्चात ये जो है लिखें, ठीक है। इससे पहले की जो स्लाइड हमने बताई थी उस स्लाइड को लिखने के पश्चात फिर कॉपी पे जस्ट इसके नीचे ये लिखें, ठीक है। इसका गणितीय रूप है। तो देखो बच्चों इसमें क्या कहा गया है, ये समीकरण में ये बता रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है, जो R है, वो उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणु A और B के मूल सांद्रता के समानुपाती है। कैसे है? समानुपाती है या उसके बराबर है, ठीक है। समानुपाती के चिन्ह हटा दिया, स्थिरांक ले आए, यहाँ पे कांस्टेंट ले आए हैं, ठीक है। तो उसके समानुपाती है, ठीक। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये जो नियम दिया गया है, इस नियम की अब कमी क्या है, अब आप कमी समझ लीजिए। जैसे कहा गया कि जैसे इस नियम की कमी क्या थी कि जैसे बागे नामक वैज्ञानिकों को, थोड़ा आप कहानी के तरीके से देखते हैं, स्टोरी के तरीके से, बहुत अच्छे समझ में आएंगे। जैसे यहाँ पर ये कहा गया कि बागे और गुल्डबर्ग वैज्ञानिकों से कि आपको एक हम रासायनिक समीकरण दे रहे हैं, आप हमें इस रासायनिक समीकरण का वेग बता दीजिए। तो बागे और गुल्डबर्ग ने कहा बहुत आसान है, इसमें क्या करना है, आपको इसमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। आप रासायनिक समीकरण देख कर ही क्या कर देंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग पता लगा लेंगे कि इस रासायनिक अभिक्रिया का वेग कितना होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आप हमें इसकी मोलर सांद्रता बता दीजिए, आप इसका हमें मोलर कंसंट्रेशन बता दीजिए कि 1 मोल पर लीटर लिया है, 2 मोल पर लीटर लिया है, या 3 मोल पर लीटर लिया है, या 1.5 मोल पर लीटर लिया है। आप हमें इतना बता दीजिए, समीकरण में दे दीजिए, हम बता देंगे कि इस अभिक्रिया का वेग क्या है, बस। तो इनके बस नियम की यही एक कमी थी कि ये समीकरण को देख कर ही सब कुछ बता देते थे। समीकरण पर इन्होंने कहा कि आपको प्रयोगशाला में जाने की जरूरत नहीं है, जो भी रासायनिक समीकरण है केवल आपको कागजी कार्रवाई कर दीजिए, किताबी लिखा पढ़ी कर दीजिए, उस किताब में कॉपी में ही आपको बता देंगे कि इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा। अब इनके द्वारा जो वेग को निर्धारित करने की अभिक्रिया मतलब अभिकारकों की सांद्रता किस प्रकार अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, कि जब हम अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ जाता है। तो जब इस बात का मिलान इनके सैद्धांतिक जो मान यहाँ पे बता रहे थे वो प्रैक्टिकली किया गया, यानी कि प्रयोगशाला में जाके इस अभिक्रिया के साथ किया गया, ठीक है, तो उससे विचलन आया, डेविएशन प्रदर्शित किया। तो इनके द्वारा ये जो नियम इन्होंने बताया द्रव अनुपाती क्रिया का नियम, ये हो गया फेल। ये कैसा हो गया? फेल हो गया। आप इस उदाहरण को, आप इस बात को ऐसे ही समझ लीजिए जैसे किताबी मतलब कागजी को नहीं, कहावत सुनी है कि कागजी घोड़े दौड़ाना। जैसे कोई भी सरकारी काम होता है तो उसमें क्या होता है, कोई भी योजना वगैरह है, अब उसमें कागजी घोड़े केवल दौड़ाए जाते हैं। ग्राउंड वर्क मतलब ग्राउंड वर्क जाके देखो, ग्राउंड लेवल पे जाके तो कोई वहाँ पे बेहतरीन काम देखने को नहीं मिलता है। जैसे मान के चलें कोई योजना है कि जैसे हमें इस जिले में जो है टोटल हर एक गाँव में, पूरे जिले में टोटल मान के चल रहे हैं कि 500 में जो है शौचालय मतलब टॉयलेट बनवाने हैं। हर घर स्वच्छता का अभियान चल रहा है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है हमें इस पूरे जिले में 500 जो है टॉयलेट बनवाने हैं, 500 शौचालय बनवाने हैं और हमारा टारगेट 1 साल है। 1 साल पूरा हो गया, योजना को प्रारंभ किए, ठीक है, योजना चल रही है, लगातार जगह जगह बनाए जा रहे हैं सर्वे करके। 1 साल जैसे ही वो पूरा हुआ, 1 साल के बाद कागजी घोड़े दौड़ाना शुरू हो गए, कागजों पे लिख दिया गया कि हाँ हमारा टारगेट पूरा हो गया और हमने 1 ईयर के अंतर्गत एक जगह 500 जो थे वो टॉयलेट हमने
बनवा दिए। आई बात समझ में? ये कागजों में लिख दिया गया, अप्रूवल हो गया, अधिकारियों के साइन हो गए, ऊपर तक बात चली गई, और ये सब जो है हर जगह जो है न्यूज़पेपर वगैरह में सब में लिख के आ गया कि इस जगह 500 टॉयलेट बन गए। ठीक, अब यहाँ पर कोई सर्वे नहीं किया गया, यहाँ पर कोई सर्वे नहीं किया गया, डायरेक्ट इनको ऐसे ही कह दिया गया कि हाँ लगभग बन गए होंगे। तो जब यहाँ पे सर्वे किया जाएगा, बच्चों ध्यान से समझना, तो ये ऐसा हो नहीं सकता है कि 500 टॉयलेट पूरे बने हों, कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आई होगी। ठीक है, बहुत से टॉयलेट बन भी गए होंगे, इन्होंने कहा कि सभी टॉयलेट एक्टिव हैं, क्रियाशील है, यूज में लाए जा रहे हैं। तो हो सकता है जैसे मान के चलो यहाँ 400 बने और 400 में से भी लगभग जो है 300 के आसपास जो है यूज में आ रहे हैं, 100 ऐसे हैं जिनका उपयोग ऐसे टॉयलेट के रूप में नहीं किया जा रहा है, किसी और पर्पस के लिए किया जा रहा है, स्टोरिंग के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने मतलब ये है कि सैद्धांतिक वैल्यू कुछ और है लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू कुछ और है। ठीक, ऐसा ही आप समझ लीजिए। एक छोटा सा उदाहरण दिया है मामूली सा, हर एक बच्चा आसानी से समझ जाएगा। इसी तरीके से द्रव अनुपातिक क्रिया का नियम का ये जो इन्होंने नियम बताया, ये कागजी नियम है, ये सैद्धांतिक नियम है। और जबकि ग्राउंड लेवल पे जाके उन्होंने देखा तो ये 400 में एक्टिव थे 300, तो ये रियलिटी है, ये ग्राउंड लेवल पे जाके चेक किया गया है। तो यहाँ पर इससे देखो वैल्यू डेटा जो है मैच नहीं कर रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से इनका भी खेल था, इसीलिए इनका ये जो नियम था वो नियम हो गया फेल। आई बात समझ में? वो नियम कैसा हो गया बच्चों? फेल हो गया। देखो, ठीक है, तो ये जो इनका नियम था वो फेल हो गया। चलो अच्छा, इनके नियम की कमियां देख लेते हैं। वही जो हमने बताई वही कमियां हैं कि यह नियम पूरी तरीके से सैद्धांतिक थियोरेटिकल था। हमारे द्वारा जो बातें बताई गई हो तो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अन्यथा वीडियो को पॉज करके भी सुन सकते हैं, क्योंकि यह नियम बिना किसी प्रयोग को केवल समीकरण देखकर ही वेग निर्धारित कर देता था कि बस आप हमें समीकरण ला के दे दीजिए, बस हम बता देंगे कि आप इतनी इसमें सांद्रता रखेंगे, ए की इतनी रखेंगे, बी की इतनी रखेंगे तो इसका वेग ये होगा, बात बाकी प्रैक्टिकल करने की आपको जरूरत नहीं है। सो ये गलत है, ऐसा नहीं है, जो कि प्रायोगिक मानो यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से भिन्नता दर्शाता था। तो ये इसके इनके नियम की क्या थी? कमियां थी। आई बात समझ? तो कमियां इनकी लिख लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो वेग नियम और वेग व्यंजक को पढ़ने से पहले इन बातों को जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक आप इन बातों को नहीं जानेंगे वेग नियम को सही से समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए इन नियमों को जरूर जानें। अब बच्चों हम जरा देख लेते हैं कि इसमें थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पे करेक्शन क्या किया है। अन्यथा वेग नियम वेग व्यंजक तो बहुत सरल है, अभी उसको हम बता देंगे। ठीक है, इसमें छोटा मतलब देख लेते हैं छोटा सा इसमें करेक्शन क्या दिया गया, देखें इसमें बताते हैं। जैसे वेग नियम बच्चों, अब वो द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम क्या बताया गया है कि R बराबर K, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर N, ये बता दिया गया है। ठीक है, ये कहा गया है। अब वेग व्यंजक और वेग नियम में ये बात बताई गई है बच्चों कि यहाँ पर ये जो कंसंट्रेशन की जो घातें लगाई हैं N और M लगाई हैं, ये असल में सैद्धांतिक है, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है। ठीक है, बस इन्हीं घातों को N और M की जो मान रखे गए हैं वो एक्सपेरिमेंटल रख दिए गए हैं। ठीक है, जैसे फिर हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान के चलें कि कोई एक अपक्रिया हो रही है, ये अपक्रिया लिए ले रहे हैं जिसमें NMB, ठीक है, और ये अपक्रिया हो रही है। अब इस अपक्रिया में हम इस पहले अभिकारक पर एक प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। शुरुआत में हम क्या करते हैं, एक ही जो हम कंसंट्रेशन लेते हैं वो 10 ग्राम लेते हैं। कितनी लेते हैं? 10 ग्राम। समझाने के लिए ले रहे हैं, ठीक है, इसको लिखना नहीं, केवल समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 10 ग्राम इसको लिए ले रहे हैं। तो जो अपक्रिया का वेग था वो अपक्रिया का वेग था A, या अपक्रिया का वेग हम माने ले रहे हैं X माने ले रहे हैं। ठीक, फिर हमने क्या किया बच्चों, इसकी हमने मात्रा को दोगुना कर दिया, हमने इसकी मात्रा को कर दिया 20 ग्राम, यानी कि दोगुना हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अपक्रिया का वेग है ये जितना हो जाएगा 20 ग्राम करने पर अपक्रिया का वेग जितना बढ़ जाएगा, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम,
ऐसे ही नहीं यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करना होगा प्रयोगशाला में जाकर। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के साथ जिस रासायनिक अभिक्रिया का हम वेग निर्धारित कर रहे हैं, तो पहले 10 ग्राम लिया, फिर दुगना कर दिया 20 ग्राम, फिर हमने देखा अभिक्रिया का वेग कितना हुआ। ठीक, जितना हुआ उसको हम उठा के यहाँ पे रखेंगे। एक ही साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक ही घात ये रखेंगे। फिर अगर हमने मान के चलो कि 20 ग्राम की जगह हमने 4 गुना कर दिया, यहाँ पे 40 ग्राम कर दिया। 40 ग्राम करने पर अगर अभिक्रिया का वेग हमारा 4 गुना हो गया, कितना हो गया? 4 गुना हो गया। ठीक, तो जो वैल्यू है 4 गुना वाली, उसको उठा के हम n की जगह लाकर रखेंगे। यही सेम एक्सपेरिमेंट बी के साथ किया जाएगा। बी का हमने जो है कंसंट्रेशन जो है पहले दुगनी की, फिर हमने देखी कि अभिक्रिया का जो वेग था वो भी कितना हो गया? 2 गुना हो गया। चौगुनी की तो हमने देखा अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो गया। ठीक है, या जितनी भी की 8 गुना हो गया, जितनी भी की। ठीक है, उस जो वैल्यू निकल के आएगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमको प्राप्त होगी, उस वैल्यू को उठा के लाके यहाँ पर रखा जाएगा, ना कि सैद्धांतिक मान कि डायरेक्ट कह दिया कि यहाँ पे जितना है, यहाँ पे जितनी मोलर सांद्रता ले जाएगी उतना ही जो है क्रिया का वेग हो जाएगा। तो ये गलत है, सरासर गलत है। ठीक है, जो रियलिटी है उस रियलिटी के आधार पर उस रियलिटी को बताता है वेग नियम। ठीक है, तो ये बातें हमें जान लेनी है। ठीक है, आई बात समझ? तो जो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर, अभिक्रिया के साथ एक्सपेरिमेंट करने पर जो अभिक्रिया का वेग हमें रियलिटी में देखने को मिलता है, ठीक है, उस अभिक्रिया की रियलिटी वेग को लाकर हम जो है कंसंट्रेशन की पावर में लगा देते हैं, घात के रूप में लगा देते हैं। ठीक है, आशा करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलें अच्छा, अब हम देख लेते हैं वेग नियम, अब सही से समझ में आ जाएगा। चलें अच्छा, देखते हैं भाई वेग नियम या वेग व्यंजक क्या है। देखो, वह नियम जो अभिकारकों की सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है। समझ रहे हैं? दो लाइनों का नियम है। ठीक है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, समझने वाला। अगर समझ गए तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ पाओगे तो फिर याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। समझ लें इससे अच्छा। तो वह नियम जो अभिकारकों की सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, कि अभिक्रिया की सांद्रता के साथ साथ अभिक्रिया के वेग की प्रायोगिक मतलब निर्भरता क्या है, अभिक्रिया के वेग का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है, ठीक है, उसको दर्शाता है। वही हमारा क्या कहलाता है? वेग नियम कहलाता है। अब इसी वेग नियम का जो गणितीय रूप होगा, जो मैथमेटिकल जो फार्मूला होगा, वो कहलाएगा वेग व्यंजक। ठीक है, वेग व्यंजक। देखें भाई, गणितीय दृष्टि से देखें, वह गणितीय व्यंजक जो किसी अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पदों पर प्रायोगिक घातों यानी कि एक्सपेरिमेंटल पावर्स के साथ व्यक्त करता है, एक्सपेरिमेंटल पावर्स के साथ व्यक्त करता है। जैसे यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर, अब यहाँ पर अभिक्रिया का जो वेग हमने रियलिटी में देखा है उसको हम x माने ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पर x लगा दिया। ठीक, तो ये जो x है ये प्रायोगिक घात है कि नहीं, एक्सपेरिमेंटल पावर्स है कि नहीं। ये जो पावर हमने लगाई है x, ये कहाँ से आई है? प्रयोग करके आई है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कह रहे हैं कि अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पदों पर, अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पदों पर प्रायोगिक घातों एक्सपेरिमेंटल पावर्स के साथ व्यक्त करता है, कि एक तरफ कंसंट्रेशन भी है और साथ ही साथ जो है उसकी प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल पावर्स भी, तो उनके साथ व्यक्त कर रहा है। इसी को क्या कहते हैं? हम वेग व्यंजक कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेग नियम या वेग व्यंजक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, उसके बाद हम इसका वेग व्यंजक यानी कि इस नियम का गणितीय रूप देख लेते हैं कि कैसे इसको हम जो है गणितीय रूप में इसको हम डिनोट करेंगे। ठीक है, लिखें अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलें अच्छा, इसका गणितीय रूप बच्चों देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका गणितीय रूप। अब क्रिया हम वही लिए ले रहे हैं। ठीक है, Na प्लस Nv और
एरो का चिन्ह सी, यहाँ पर प्रोडक्ट सी बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, पहली बात तो क्रिया से मतलब है। तो देखो ये हमारे सामने एक अपक्रिया है, ठीक। इस अपक्रिया पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। पहली बात, किसी भी अपक्रिया का वेग नियम या वेग व्यंजक जो आप लिखेंगे, जो निर्धारित करेंगे, वो उस अपक्रिया पर एक्सपेरिमेंट करने से आएगा। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा, ठीक। तो देखें, उपर्युक्त अपक्रिया पर उपर्युक्त अभिक्रिया पर प्रयोग करने पर, इस पे भाई प्रयोग किया गया, ठीक है। देखा गया, कंसंट्रेशन को पहले बढ़ाया गया ए की और बी को, ठीक है। प्रयोग करने पर, ठीक है, प्रयोग करने पर यहाँ पर क्या निकल के आया है, प्रयोग करने पर अभिक्रिया का वेग प्रयोग करने पर अभिक्रिया का जो वेग है, ठीक है, वो ए की घात एक्स, ए की घात एक्स तथा बी की घात वाई, ठीक, ज्ञात किया गया। और ये एक्स और वाई क्या है मालूम चल गया है, ठीक है, किया गया। ये मतलब पता लगा गया कि इसका जब हमने कंसंट्रेशन बढ़ाया तो कितने गुना अपक्रिया हो गई, तो वो एक्स और वाई है, ठीक है। अब हम लिखेंगे, देखो भाई इसमें कैसे हमें जो है इसको डिनोट करना है, कैसे हमें इसको प्रदर्शित कर देना है। तो बाकी सब वैसा ही हम लिख देंगे, यहाँ पर कुछ नया नहीं है। तो R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई, ठीक। ये हो गया हमारा वेग व्यंजक या वेग नियम, ठीक। तो द्रव अनुपाती क्रिया के नियम और वेग व्यंजक के नियम में बस देखो थोड़ा सा करेक्शन हुआ। वहां पर उन्होंने क्या किया था, वहां पर उन्होंने क्या किया है कि जो n और m है, ये जो मोलर सांद्रता है द्रव अनुपाती क्रिया के नियम में, उसी को जो है इनके सांद्रता में पावर्स के रूप में लगा दिया है, यानी कि इन अपकारक अणुओं की सांद्रता के साथ मतलब घातों के रूप में प्रदर्शित किया है। लेकिन यहाँ वेग नियम में इनकी मोलर सांद्रता को घातों के रूप में इस्तेमाल में नहीं लिया गया है, बल्कि लैब में जाके एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और फिर जितना रियलिटी में वेग पता लगा है उसी को यहाँ पर लिखा गया है एक्स और वाई के रूप में, ठीक है। चलिए अच्छा इसको डिब्बे में बंद कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट है वेग व्यंजक या वेग नियम। और नीचे नोट करके एक लाइन यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है, कि यह समीकरण ही बच्चों क्या कहलाता है, वेग व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है, वेग व्यंजक कहलाता है, ठीक है। इस बात को नोट करके लिख लें कि वेग व्यंजक क्या है। तो वेग व्यंजक भैया जे हैं, वेग व्यंजक का मतलब एक सूत्र, एक फार्मूला, तो जे है फार्मूला लिखा हुआ है, बस इतना सा फार्मूला है, ठीक। चलें अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। चलें अच्छा देखते हैं, इसको हमने यहाँ पे लिखा भी है, देखो यहाँ पर माना एक सामान्य क्रिया इस प्रकार है Na+Mb मतलब एरो का चिन्ह प्रोडक्ट। उपर्युक्त अपक्रिया में प्रयोगों द्वारा पता चला कि अपक्रिया का वेग जो है वो a की घात x और b की घात y के समानुपाती है। तब वेग नियम के अनुसार हम क्या लिखेंगे, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर x, b कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर y। फिर यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो वही k आ जाएगा। तो ये हमारा हमको फार्मूला मिल जाएगा वेग व्यंजक का। किसका मिल जाएगा, वेग व्यंजक का। फिर देखो नोट करके हमने लिखा है यह समीकरण ही वेग व्यंजक या वेग नियम कहलाता है, ठीक है। ये जरूर लिखना, यही है वेग नियम और वेग व्यंजक, ठीक। अब इस फार्मूले में समझने के क्या है सर, तो के जो है वेग स्थिरांक है, वेग गुणांक है या अपक्रिया का विशिष्ट वेग है। इस के तीन नाम देखो लिखा है, ये वेग स्थिरांक कह लें, चाहे आप इसे वेग गुणांक कह लें, चाहे आप इसे विशिष्ट अपक्रिया वेग कह लें, ठीक है। एक के तीन नाम। सर यहाँ पर ये बड़ी ब्रैकेट में आपने ए और बी को लिखा, ये क्या है, तो ये भैया ए और बी दोनों अभिकारक अणुओं की मोलर सांद्रताएं हैं।
ए और बी अभिकारक अणुओं की मोलर सांद्रता है। सर एक्स और वाई क्या है? तो ये प्रयोगों द्वारा प्राप्त घातें हैं, जैसा कि हमने बताया, जो एन व एम के बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो हमने घातें एक्स और वाई लगाई हैं तो ये इनके एन और एम के बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। ठीक है, चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा वेग नियम या वेग व्यंजक। ठीक है, चलें अच्छा अब हम देख लेते हैं वेग स्थिरांक। बच्चों वेग स्थिरांक को हम देख लेते हैं, वेग स्थिरांक क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुने। पहले तो हमें कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की सांद्रता, कोई भी रासायनिक अपक्रिया है हमारे सामने, जैसे ये अभिकारक अपक्रिया हो रही, तो इस रासायनिक अपक्रिया में हम ए की मोलर सांद्रता और बी की मोलर सांद्रता 1 मोल पर लीटर कर लें। कितनी कर लें? 1 मोल पर लीटर कर लें। तो ऐसी स्थिति में जो अपक्रिया का वेग होगा, इस अपक्रिया का जो वेग होगा, उस वेग को ही हम क्या कहेंगे? वेग स्थिरांक कहेंगे। ऐसी कंडीशन में R बराबर K हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R बराबर K हो जाएगा। आई बात समझ में? एक बार फिर सुन लें कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले जब अभिकारक अणुओं की सांद्रता इकाई यानी कि एकांक इकाई यानी कि 1 मोल प्रति लीटर कर ली जाए, तो ऐसी स्थिति में इस अपक्रिया का जो वेग होगा वो वेग ही क्या कहलाएगा? के कहलाएगा, वेग स्थिरांक कहलाएगा। आई बात समझ में? बहुत सरल है, इसमें कुछ नहीं। चलें अच्छा अब देख लेते हैं वेग स्थिरांक क्या है। देखो रेट कांस्टेंट, इसको हम के से डिनोट करते हैं। देखो यदि हम सभी अभिकारक अणुओं की सांद्रता एकांक इकाई यानी कि यूनिट कर लें, निर्धारित कर लें, जैसे 1 मोल पर लीटर मान लें, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1 का मतलब 1 मोल पर लीटर। ठीक है, 1 मोल पर लीटर की बात कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? R बराबर के a की घात x, मतलब 1 की घात y। तो कंडीशन में कट पिट के ये क्या हो जाएगा? R बराबर k आ जाएगा निकल के। क्या आ जाएगा बच्चों? R बराबर k। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया का वेग उसके वेग स्थिरांक के बराबर है या वेग स्थिरांक R के बराबर है। तो इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे? परिभाषित ऐसे करेंगे कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित या किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जब भाग लेने वाले सभी अभिकारक अणुओं की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर कर ली जाए, तो ऐसी स्थिति में उस अपक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक कहलाता है या उस अपक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर होता है। ठीक है, देखो वही बात इसमें लिखी है, परिभाषा ये 2 नंबर में पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, अति लघु जो क्वेश्चन आता है उसमें ये पूछ लिया जाता है कि वेग स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, तो आप ये लिख दीजिए। ठीक है, कि जब प्रत्येक अभिकारक अणु की सांद्रता एकांक इकाई हो तो अपक्रिया का वेग ही उसका वेग स्थिरांक की कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेग स्थिरांक। बहुत सरल है, 1 इकाई मतलब 1 मोल पर लीटर कर मान के चलें आप। ठीक है, निर्धारित कर लें, पहले निश्चित कर लें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और यहाँ पे ये बच्चों बी हो गया टाइप, गलती से इसको आर कर लें। ठीक है, चलें अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा वेग स्थिरांक। अब हम देखते हैं बच्चों वेग स्थिरांक का मात्रक यानी कि इसकी यूनिट क्या है। देखो बच्चों ध्यान से देखें, वेग स्थिरांक k का मात्रक निश्चित नहीं होता है। पहली बात तो सभी बच्चे ये समझ लें, वेग स्थिरांक k का कोई मात्रक निश्चित नहीं होता है। ठीक है, यह अपक्रिया की कुल कोटि n पे निर्भर करता है। अब बच्चे कहेंगे कि सर ये कोटि क्या होती है, तो नो डाउट टेंशन ना लें, आगे आने वाली क्लासेस में हम कोटि को डिस्कस करेंगे और इसी में थोड़ा हम बता देंगे। ठीक, तो यह अपक्रिया की कुल कोटि n पर निर्भर करता है, जिसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए सूत्र क्या है बच्चों, तो ये सूत्र हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। ठीक है, देखो इसको कैसे पढ़ेंगे कि मोल प्रति लीटर की घात 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। अगर समय सेकेंड में है तो सेकेंड इनवर्स और मिनट में है तो मिनट इनवर्स। तो हो जाएगा कि मोल प्रति लीटर की घात 1 - n इंटू मिनट इनवर्स। ठीक है, निर्भर करेगा समय हम किस में मेजर कर रहे हैं, क्रिया के वेग को सेकंड में देख रहे हैं मिनट में। अगर गैसीय अभिकारक है
तो ऐसी कंडीशन में हम दाब को जो है आधार बनाते हैं, तो हम लिखते हैं कि ATM की घात 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स और मिनट के लिए मिनट इनवर्स। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो ये जो n आया है, सर ये n क्या है, n बता दीजिए। तो n अब क्रिया की कोटि है, और क्रिया की कोटि कैसे निकलती है, तो यहाँ n बराबर क्रिया की कुल कोटि है, जिसको आप x और y करके जोड़ दीजिए, ये आपकी आ जाएगी अब क्रिया की कोटि। क्या आ जाएगा, क्रिया की कोटि आ जाएगी। आई बात समझ? कहने मतलब अभी जो हमने लिखा था फार्मूले में कि a की पावर x और जो है b की पावर y, तो ये अब क्रिया की कोटि होती है, इनको क्रिया की कोटि कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। आगामी आने वाले लेक्चर्स में, क्लासेस में इनको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना जरूरी है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको जानें। तो आप इन कोटि का जो ये जो x और y है, ये एक्सपेरिमेंटल पावर्स हैं, इनको जोड़ दीजिए, यही होती हैं अब क्रिया की कोटि, यानी कि इनका योग कहलाएगा कोटि। ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि अलग अलग अपक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक अलग अलग होता है, जो कि उस अपक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। आई बात समझ? तो कहने मतलब ये है कि अलग अलग अपक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक k का जो मात्रक होता है वो अलग अलग होता है, निर्धारित नहीं होता है। उस अपक्रिया के लिए, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इन फार्मूलों को यूज करके हम उस अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मात्रक निकाल लेते हैं। और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, हर साल 1 या 2 नंबर में बहुविकल्पी में अति लघु मतलब क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिसमें आपको एक अपक्रिया दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इस अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मात्रक बताइए। चलिए आइए देखते हैं, एक बेहतरीन सा उदाहरण हम देख लेते हैं और फिर इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी हम लगवाते हैं। ठीक है, 1 या 2 नंबर में हर साल जो है इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, जैसे हमारे सामने एक उदाहरण है, एक उदाहरण हम ले रहे हैं, बेहतरीन सा उदाहरण है। नाइट्रोजन की अपक्रिया कराई जा रही है हाइड्रोजन से। ठीक है, और क्रिया के फलस्वरूप हमको प्राप्त हो रही है अमोनिया गैस। ठीक, इस रासायनिक अपक्रिया के लिए जो वेग व्यंजक निकाला गया है एक्सपेरिमेंट करके, वो निकल के आया है कि कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की पावर 3, ये इसका जो है वेग व्यंजक निकल के आया है। अच्छा, प्रत्येक अपक्रिया के लिए वेग व्यंजक भी अपना अलग होगा। भाई एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे ना प्रत्येक अपक्रिया पे, तो इसके साथ किया गया, तो इसका वेग व्यंजक ये हमने निकाल के रखा। ठीक, कह रहे हैं कि अब आप हमें इस अपक्रिया का वेग व्यंजक बता दीजिए, वेग स्थिरांक इसका बताइए कि इस अपक्रिया का वेग स्थिरांक k का मात्रक, वेग स्थिरांक k का मात्रक, यानी कि इसका आप हमें यूनिट बताइए। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। नो डाउट आसानी से निकल आएगा। चलिए आइए देखते हैं, बहुत सरल है। देखें यहाँ पर लिखिए हल। ठीक है, कैसे हल करेंगे? सबसे पहले क्या करें, अपक्रिया की कोटि निकाल लें। अपक्रिया की कोटि, क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए होगी, तो अपक्रिया की कोटि जब हम निकालेंगे बच्चों, तो अपक्रिया की कोटि n बराबर क्या होगी? देखो यहाँ पर देखो, हमने क्या कहा था कि जो घातें हैं, पावर्स हैं, उनके योग को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन पे कोई घात नहीं लगी है, तो जब चाहे घात लगी हो चाहे ना लगी हो, उसको हम 1 मानेंगे। कितना मानेंगे बच्चों? 1 मान के चलेंगे। अगर नहीं लगी है तो 1 मान के चलेंगे, तो इसकी घात 1 हो गई, प्लस यहाँ पर घात दे रखी है तो इसकी घात कितनी हो गई? 3। ठीक, इसको आप जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया? 4, यानी कि n बराबर हमको 4 प्राप्त हो गया है। ठीक, n बराबर हमको 4 यहाँ पर प्राप्त हो गया है। अब बच्चों यहाँ पर जो है k के मात्रक के लिए हम फार्मूला लगा दें अपना। k के मात्रक के लिए, कि k के मात्रक का फार्मूला क्या लगेगा? k के मात्रक का फार्मूला लगेगा मोल प्रति लीटर की घात 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखें, अगर हम 1 में से ये 4 घटाएंगे, n की वैल्यू 4 रखेंगे, तो 1 में से यहाँ 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? -3 आएगा।
तो उसी माइनस के 3 को उठा के यहाँ पर रखेंगे। आप यहाँ पे कर लेना, ठीक है, कि यहाँ पर मोल प्रति लीटर की पावर 1-4 इंटू सेकेंड इनवर्स। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल प्रति लीटर की पावर -3 इंटू सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगा इस अभिक्रिया का मात्रक। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मात्रक ये होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से फौरन एकदम। चलें, अच्छा अब हम देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ बेहतरीन से जो है क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, आसानी से कर लेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, जल्दी से करेंगे। प्रश्न का प्रारूप एक गैसीय अभिक्रिया दे रखी है, 3NOGN2O बन रहा है, के लिए प्रायोगिक वेग नियम ये है। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मात्रक लिखिए। सबसे पहले आप इस अभिक्रिया को लिख लीजिए। देखो अभिक्रिया क्या दे रखी है, 3NO, ठीक है, गैसियस कंडीशन में है और ये चेंज हो रही है N2O में। ठीक, इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम क्या दे रखा है, हमें पहले से पता कर रखा है, इन्होंने वही दे रखा है कि N2O की पावर 2, ये इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम दे रखा है। एक बार चेक कर लें कहीं मिस्टेक तो नहीं है, नहीं सही। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, हल करने के लिए आप जो है अभिक्रिया की कोटि निकाल लीजिए। अभिक्रिया की कोटि निकाल लीजिए कि अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी। तो बताओ बच्चों, अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, पता कर ली होगी। अभिक्रिया की कोटि n बराबर यहाँ पर कितनी लिखी है, 2, तो बस यहाँ पर 2, क्योंकि यहाँ पर एक ही अभिकारक अणु तो भाग ले रहा है। ठीक है, इसकी यहाँ पे लिख दी गई, उत्पादों के संदर्भ में निकाला जा रहा है, N2O के संदर्भ में यहाँ पे निकाली जा रही है। ठीक है, वेग स्थिरांक का मात्रक, तो इसलिए यहाँ पर देखा 2 आया। ठीक, तो यहाँ पर आप मान रख दीजिए। चूँकि यहाँ पर बच्चों देखो क्या है, अभिक्रिया जो हो रही है वो गैसीय माध्यम में हो रही। किस माध्यम में हो रही है, गैसीय माध्यम में। तो हम क्या यूज करेंगे, एटीएम की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। n का मान आप रख दीजिए एटीएम की पावर 1 - 2 इंटू सेकेंड इनवर्स। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये माइनस का 1 लग जाएगा, एटीएम की घात -1 इंटू सेकेंड इनवर्स। ये हमारा हो गया इसका राइट आंसर। चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बात और बच्चों जो है, सही है, एटीएम की घात -1 सेकेंड इनवर्स, सही है, सही है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलें, अच्छा अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से आगे की तरफ अपना देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रथम कोटि के लिए यानी कि अभिक्रिया की कोटि बताई गई। ये भी अभिक्रिया हमको दे रखी है, उसके लिए आर का मात्रक ये दे रखा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, अभिक्रिया तो दे रखी है, अभिक्रिया क्या लिखें। ठीक है, N2O5 है, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है, गैसियस अभिक्रिया है। गैसियस अभिक्रिया तो एटीएम वाला यूज करेंगे, तो ये भी गैसियस है, सब हमें गैसियस ही यूज करना है। ठीक है, तो इसके लिए ये देखें, आर का नियम ये दे रखा है, तो आर का नियम आप चाहे बेशक अलग लिख लें। ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड की घात 1। तो यहाँ पर बच्चों अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई, 1। अब हम डायरेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, 1 हो गई। अब आप इसमें k का मात्रक निकाल लीजिए। हर साल बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है या अति लघु क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो गैसियस कंडीशन है, डायरेक्ट लगा दें एटीएम वाला। एटीएम की घात 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स, वैल्यूज रख दें। एटीएम की घात 1 - 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एटीएम की घात 1 - 1 बराबर 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर बच्चों देखो एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर एटीएम की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर हम एटीएम ना लेके सीधा हम यहाँ पे लिख देते हैं आंसर के रूप में सेकेंड इनवर्स।
ठीक है, तो इसका आंसर हम सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको इस रूप में भी लिख देंगे तो गलत नहीं है। ठीक है, हमने एक नई बात यहाँ पे बता दी, इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ एटीएम पे कोई पावर ही नहीं है, जीरो है। ठीक है, तो इसलिए हमने सेकेंड इनवर्स लिख दिया केवल। ठीक है, चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी जबरदस्त क्वेश्चन है, विशिष्ट उदाहरण है एसिटिल्डिहाइड का अपघटन। उच्च ताप पर एसिटिल्डिहाइड का अपघटन होकर मीथेन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती, गैसियस कंडीशन की क्रिया है। एटीएम वाला फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, एटीएम वाला। जब तक गैस दिख जाए तुरंत एटीएम लगाओ, गैस ना दिखे एटीएम ना लगाओ, क्या लगाओ, मोल पर लीटर वाला लगा दो फार्मूला। प्रयोगों द्वारा इस क्रिया का वेग नियम ये पाया गया भैया, जब इस क्रिया पर प्रयोग किए गए तो इस क्रिया का वेग नियम ये पाया गया। वेग नियम एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित है, जैसा बताया। आप क्रिया देखकर इस क्रिया का वेग नियम नहीं बता पाएंगे, ना इसका वेग व्यंजक बता पाएंगे, समझ रहे हैं, ये पहले से निर्धारित किया हुआ है, आपको इस पर प्रयोग करने होंगे। ठीक है, तो ये दिया जाएगा, बताया जाएगा क्वेश्चन में कि इस क्रिया का वेग नियम ये है। ठीक है, तो इस क्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मात्रक ज्ञात कीजिए। और इसमें देखो विलयन माध्यम में भी पूछ रहे हैं और गैसीय माध्यम में, नो डाउट एटीएम में निकालो चाहे मोल में निकालो, बात तो भाई। तो देखो भाई यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पर थोड़ा स्पेस हमें कम मालूम पड़ रहा है, यहाँ पर स्पेस कम मालूम पड़ रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको जो है पीछे आ जाते हैं स्लाइड में, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, फिर बाद में आप इसी के नीचे लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, तो इसको हम यहाँ पर लिखे ले रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व किए दे रहे हैं। ठीक है, देखिए तो R बराबर क्या था, R बराबर था CH3CHO3/2 ये था। अब सर यहाँ पर 3/2 के रूप में आ गई वैल्यू, 3/2 के रूप में आ गई, कोई बात नहीं है, आप अपक्रिया की कोटि निकाल लीजिए। आप क्या निकाल लीजिए, अपक्रिया की कोटि। तो इसमें भैया अपक्रिया की जो कोटि दे रखी है वो 3/2 ही दे रखी है, तो उसको हमें वही लेके चलना है। ठीक है, अब आप इसमें k के मात्रक को निकालिए, k के मात्रक को निकालिए, k का मात्रक दोनों में निकालना है, तो पहले इसमें निकाल लो, मोल पर लीटर की घात 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक, मोल प्रति लीटर की घात 1 - 3/2 1 - 3/2 इंटू सेकेंड इनवर्स। अब आप इसको कर लीजिए यहाँ पर सॉल्व। 1 में से 3 यहाँ पे 2 घटाएंगे तो यहाँ पर भी हम 1 ले लेंगे। ठीक है, इसका आप लेंगे एलसीएम तो 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 कम 2 ये हो जाएगा 3। ये आप घटाएंगे तो 2 में से 3 गया तो माइनस का 1/1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप बस यही वैल्यू उठा के रख दीजिए, और क्या, मोल प्रति लीटर की घात -1/2 इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक, अब अगर हम एटीएम के रूप में लिखेंगे तो एटीएम में भी यही वैल्यू होगी, बस मोल पर लीटर जगह एटीएम हो जाएगा, और क्या, उसमें कोई नई बात थोड़ी ना, इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक, तो ये विलयन माध्यम के लिए, द्रवीय माध्यम के लिए मात्रक है, और ये गैसीय माध्यम के लिए है। ठीक है, चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन करा दिया हमने, ठीक है, बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को उतार के आप इसका आंसर वो वाला लिख लेना। विलयन माध्यम के लिए बता दिया और गैसीय माध्यम के लिए हमने बता दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भिन्न फ्रैक्शनल कोटि के लिए बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन है। बोर्ड में जो है, ये तो नॉर्मल है, एक बच्चा आसानी निकाल ले, थोड़ा घुमा फिरा। जैसे क्लोरोफार्म के क्लोरीकरण की क्रिया हो रही है, गैसीय क्रिया है। कैसी है, गैसीय, एटीएम वाला फार्मूला लगाएंगे बस। देखो इसमें अब क्रिया हो रही है कि जो क्या नाम क्लोरोफार्म है, ट्राइक्लोरोमेथेन है, वो क्लोरीन के साथ क्रिया करके कार्बन टेट्राक्लोराइड दे रहा है, Cl जो है बाहर निकल रहा है एज ए बाई प्रोडक्ट। इसके लिए वेग नियम ये दे रखा है, R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफार्म यानी कि CaCl3 इज 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 की पावर 1/2 है। तो इसके लिए K का मान ज्ञात कीजिए, गैसीय माध्यम में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो है इसका जो है ये दे रखा है,
ठीक। इसकी कोटि निकालो, इसकी बच्चों आप क्या निकालें, कोटि निकालें, कोटि। तो कोटि निकालने के लिए हमें x और y, हमने क्या कहा, कोटि मतलब x और y को जोड़ना, अभिकारकों के ऊपर उनकी सांद्रता के ऊपर, मोलर सांद्रता के ऊपर जो घाते हैं उनको जोड़ना। तो यहाँ पर आपको क्या जोड़ना है, एक को जोड़ना है, इस एक को जोड़ना है, और इस जो है 1/2 को जोड़ना है। तो इसको जोड़ोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा भाई, ये एक है और ये आधा है, तो एक और आधा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। इसको ज़्यादा जोड़ने की जरूरत ही नहीं, कॉमन सा है, 1.5 हो जाएगा। चलें, अच्छा कोटि मिल गई। अब आप जो है मात्रक निकाल लीजिए, के का मात्रक निकालेंगे इस अभिक्रिया के लिए गैसीय माध्यम में, ठीक है। तो क्या निकालेंगे बच्चों, ATM की घात 1 - m इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक। नीचे इसमें वैल्यूज रख दें, ATM की घात 1 माइनस कितना है 1.5 इंटू सेकेंड इनवर्स। इसको आप सॉल्व करें। अब आप एक में से जब 1.5 को घटाएंगे, 1.5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.5 माइनस का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा ATM की घात माइनस 0.5 इंटू सेकेंड इनवर्स, इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये आ गया 0.5 माइनस 0.5, क्योंकि आप 1 में से 1.5 घटाएंगे तो माइनस का 0.5 आएगा सेकेंड इनवर्स। तो ये गैसीय माध्यम के लिए निकल के आ गया, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्या होगा, कोई एक रासायनिक अभिक्रिया दे दी जाएगी, आपको उसका वेग नियम बता दिया जाएगा कि इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम ये है। उस वेग नियम में जो घातें लगी होंगी, मोलर सांद्रता के पदों पर जो एक्सपेरिमेंटल पावर्स लगी होंगी, उन पावर्स को जोड़ लेना है। जोड़ के आपको n का मान मिल जाएगा, यानी कि अभिक्रिया की कोटि मिल जाएगी। उस मान को आप इस फार्मूले में रख दीजिए, आपका जो है उस अभिक्रिया के लिए, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए k का मात्रक निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा अब हम देख लेते हैं जल्दी से वेग स्थिरांक k के लक्षण, इसके क्या क्या लक्षण हैं, मुख्य लक्षण क्या हैं इसके, उनको देख लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, वेग स्थिरांक k के मुख्य लक्षण, अभिक्रिया के वेग का मापक, मेजरमेंट ऑफ द रिएक्शन रेट। देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से हम बता रहे हैं, सभी बच्चे केयरफुली सुनेंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं समझने का प्रयास करेंगे कि वेग स्थिरांक k का मान किसी अभिक्रिया की रफ्तार या गति का सीधा संकेत देता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, जैसा हमने बताया कि हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए k का मान अपना अलग होगा, खुद का सेपरेट होगा, यूनिक मान होगा। तो उस अभिक्रिया के लिए जो उसका यूनिक मान है, k का मान है, वो उस अभिक्रिया की गति या रफ्तार का सीधा संकेत देगा। कैसे, जैसे यदि k का मान बड़ा आ रहा है, k का मान हमको अधिक प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उस अभिक्रिया का वेग उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी उसकी गति ज़्यादा होगी। इसके विपरीत यदि k का मान जो है कम होगा, तो अभिक्रिया मंद गति से होगी, धीमी गति से होगी, बस बात खत्म, ठीक है। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि अगर k का मान ज़्यादा तो अभिक्रिया का वेग भी ज़्यादा, k का मान कम तो अभिक्रिया का वेग भी कम, अभिक्रिया की रफ्तार भी कम, अभिक्रिया की गति भी कम। चाहे आप वेग कह लें और सामान्य शब्दों में आप उसे रफ्तार और गति भी कह सकते हैं, ठीक है। चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखें बच्चों, अगला देखें सांद्रता से स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस फ्रॉम कंसंट्रेशन। देखो लक्षण क्या कह रहे हैं कि वेग स्थिरांक का जो मान है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक का जो मान होगा, जो k का जो मान होगा, वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है। बाद में कंसंट्रेशन क्या है ये तो प्रभावित करेगी, ठीक है, लेकिन प्रारंभिक सांद्रता क्या है इस पर निर्भर नहीं करेगा। भले ही आप लैब में अभिकारक 1 मोल लें या 10 मोल लें, उस पूरी क्रिया के दौरान वेग स्थिरांक k का मान हमेशा स्थिर कांस्टेंट ही रहेगा,
आई बात समझ में। तो वेग स्थिरांक का जो मान होता है वह अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, चाहे आप 1 मोल लें चाहे आप 2 मोल लें। उस पूरी अक्रिया के दौरान वेग स्थिरांक जो k का मान होगा, जो वैल्यू होगी, वो सदैव स्थिर रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखें तापमान पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे निर्भर करता है भैया, देखो कैसे निर्भर करता है। लक्षण, तापमान बदलने पर वेग स्थिरांक k का मान बदल जाता है, k का मान बदल जाता है। अगर टेम्परेचर घटाया गया है या बढ़ाया गया है क्रिया का जिस मीडियम में हो रही है, तो इससे k का मान बदल जाएगा। नोट, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार जब किसी एक क्रिया का ताप बढ़ाया जाता है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा के बढ़ने से k का मान बढ़ता है। और सामान्यतः हम ये बात तो जानते ही हैं कि प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर k का मान जो है या क्रिया का जो वेग है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ये तो बात हमने अक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में बताई थी। इसी बात को हमने तापमान गुणांक कहा था, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा था। ठीक है कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो क्रिया का वेग 2 या 3 गुना बढ़ जाएगा। फिर आप उसका 10 गुना मतलब 10 डिग्री और बढ़ा दोगे तो और बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 से 3 गुना। चलें अच्छा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। ठीक है, ये आपको याद करना होगा। अगला देखें, निश्चित अक्रिया के लिए निश्चित मान। निश्चित अक्रिया के लिए निश्चित मान, जैसा हमने बताया स्पेसिफिक वैल्यू फॉर ए रिएक्शन, एक निश्चित तापमान पर किसी एक विशेष रासायनिक अक्रिया के लिए k का मान पूरी तरह निश्चित फिक्स होता है। k का मान पूरी तरह फिक्स होता है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग रासायनिक अक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक का मान भी अलग अलग होता है। अलग अलग रासायनिक अक्रियाएं हैं तो सभी अलग अलग रासायनिक अक्रियाओं के लिए अपना खुद का पर्सनल एक पर्टिकुलर जो है वेग स्थिरांक का मान होगा, k का मान हमको प्राप्त होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी जल्दी से। अगला देखें, उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखें, उत्प्रेरक की उपस्थिति में वेग स्थिरांक k का मान बढ़ जाता है, मतलब बढ़ जाता है कुल मिला के। अगर कोई उत्प्रेरक है, क्यों? क्योंकि धनात्मक उत्प्रेरक अक्रिया की सक्रियण ऊर्जा Ea को कम कर देता है, जिससे वेग स्थिरांक का मान वास्तविक तीव्र हो जाता है। यानी कि वेग स्थिरांक की जो वैल्यू है वो शिफ्ट हो जाती है, बढ़ जाती है। और वेग स्थिरांक आगे बढ़ेगा तो अक्रिया का वेग भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि अक्रिया का वेग ज़्यादा वेग स्थिरांक ज़्यादा तो वेग भी ज़्यादा, वेग स्थिरांक कम तो वेग भी कम। ठीक, तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, अक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, वेग स्थिरांक को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगला देखें, मात्रक की परिवर्तनशीलता, वेरिएबल यूनिट्स। वेग स्थिरांक k का मात्रक स्थिर नहीं रहता है, यह क्रिया की कोटि n के साथ बदलता है। इस बात में ये कहा गया है कि अगर आपने अक्रिया की कोटि बदल दी, जैसे मान के चलें कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है और उसमें अगर आपने अक्रिया की कोटि बदल दी, यानी कि सांद्रता बदली, सांद्रता के बदलने से उसकी जो रफ्तार थी वो बदल गया, यानी कि पावर बदल गई। जब पावर बदल जाएगी तो कोटि बदल जाएगी, कोटि बदल जाएगी तो फिर k का मान भी बदल जाएगा। हालांकि एक विशिष्ट अक्रिया के लिए विशिष्ट कंसंट्रेशन पर इसका मान विशिष्ट ही होगा, लेकिन जब आप उसका कंसंट्रेशन ही बदले दे रहे हैं, कोटि ही बदले दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा भाई, k भी बदल जाएगा। इसके मात्रक का निर्धारण यूनिवर्सल सूत्र जो हमने बताया, मोल प्रति लीटर की घात 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स से होता है। इसी कारण शून्य कोटि के लिए मात्रक मोल प्रति लीटर की घात मोल इंटू क्या नाम लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, और प्रथम कोटि के लिए सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, जनरली आप इस वाले फार्मूले को ध्यान रखें, इस फार्मूले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन फार्मूले को आप स्किप कर दें। ठीक है, इन फार्मूलों को ध्यान ना दें, नहीं तो ज़्यादा फिर मतलब हो जाएगा, रायता ज़्यादा फैल जाएगा। चलें अच्छा आप इस स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सब समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई जो है दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब याद रखने हेतु जो है कुछ यहाँ पे क्विक समरी देख लें। k को केवल 2 ही चीज़ें बदल सकती हैं भैया, k को केवल 2 ही चीज़ें बदल सकती हैं, पहला टेम्परेचर और दूसरा उत्प्रेरक। ठीक, सांद्रता बदलने से k के मान पर कोई असर नहीं पड़ता है, ये बात आप मान के चलें कि k को केवल 2 ही चीज़ें बदल सकती हैं। तापमान बढ़ा देंगे तो वेग स्थिरांक की वैल्यू बढ़ेगी, वेग बढ़ेगा। इसी तरीके से कैटलिस्ट क्या करेगा, सक्रिय ऊर्जा को घटा देगा, वेग बढ़ जाएगा, वेग बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक यानी कि क्रिया का जो वेग होगा वो भी
बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? तो केवल ये बात ध्यान रखें कि के मान को कौन से दो कारक हैं, कौन से दो खलीफा हैं जो बदल सकते हैं, एक तापमान और एक उत्प्रेरक। ठीक, तो ये ध्यान रखें। द वन इज टेम्परेचर एंड सेकेंड इज कैटलिस्ट। स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा, अब ये लास्ट स्लाइड है, हम जल्दी से देख लेते हैं। अब क्रिया के वेग और वेग स्थिरांक में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो हम ये बता देना चाहें, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है। अब क्रिया के वेग तथा वेग स्थिरांक में अंतर हमें बताइए। बहुत सरल है, क्योंकि हमने अब क्रिया के वेग को भी पढ़ लिया है, आर को भी पढ़ लिया है और वेग स्थिरांक के को भी पढ़ लिया है। अब बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। चलें, अच्छा देखें भाई, परिभाषा देख लेते हैं पहले दोनों। वेग हम किसे कहते हैं? तो वेग को हमने परिभाषित ऐसे किया था कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में एकांक समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही अपक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक, अच्छा, वेग स्थिरांक को हमने क्या कहा था? किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की मोलर सांद्रता जब 1 मोल प्रति लीटर कर ली जाए तो अपक्रिया का जो वेग होगा वो वेग ही क्या कहलाएगा? के कहलाएगा, वेग स्थिरांक कहलाएगा, यानी कि आर बराबर की। तो दोनों की परिभाषा में ही अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, अपक्रिया के वेग में उत्पाद मतलब अभिकारकों की सांद्रता को कोई निर्धारित नहीं किया है, यहाँ हम क्या कर लेंगे? निर्धारित कर लेंगे। ठीक, देखो, एकांक समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही अपक्रिया का वेग कहते हैं, और इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। वेग स्थिरांक देखें के को, जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई यानी कि 1 मोल पर लीटर हो तो इस परिवर्तन को ही अपक्रिया, तो इस समय मतलब अपक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक कहलाता है, के कहलाता है। आई बात समझ में? थोड़ा अपने हिसाब से करेक्शन करके वहाँ पे लिख लेना, ठीक है। शायद थोड़ी मिस्टेक है वहाँ पर कि जब प्रत्येक अभिकारक अणु की सांद्रता 1 मोल पर लीटर कर ली जाए तो अपक्रिया का वेग, इस अपक्रिया का वेग ही क्या कहलाएगा? इस अपक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाएगा। ठीक, सांद्रता का प्रभाव देखें तो हमने बताया था कि यह अपक्रिया के किसी भी क्षण अभिकारकों की तात्कालिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, अपक्रिया का जब वेग पढ़ाया है, अपक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले कारक, तो उसमें हमने ये बात बताई। यह अभिकारकों की प्रारंभिक या तात्कालिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है कि प्रारंभिक सांद्रता क्या है और तात्कालिक क्या है, केवल निर्भर करेगा कि बस जिस माध्यम में क्रिया हो रही है उसमें आपने 1 मोल पर लीटर अभिकारक अणु ही डाला हो, उतना ही उपस्थित हो जिस समय क्रिया चल रही। प्रारंभिक क्या थी, बाद में क्या है, तत्कालिक क्या है, इससे लेना देना नहीं है। समय पर निर्भरता देखें, जैसे जैसे अपक्रिया आगे बढ़ती है, समय बीतता है, वैसे वैसे अपक्रिया का वेग आमतौर पर घटता चला जाता है। कॉमन सेंस वाली बात हमने बताई थी। अपक्रिया के आगे बढ़ने या समय बीतने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह स्थिर रहता है। इसकी वैल्यू कैसी होती है? फिक्स होती है संपूर्ण अपक्रिया के दौरान। ठीक है, मात्रक देखें, इसका मात्रक हमेशा निश्चित होता है, मोल प्रति लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स या एटीएम सेकेंड इनवर्स। ठीक, और इसका मात्रक निश्चित नहीं होता है, ये प्रत्येक अपक्रिया के लिए निश्चित होता है, और ये सभी अपक्रियाओं के लिए, अपक्रिया के वेग का जो मात्रक होता है वो सभी अपक्रियाओं के लिए निश्चित होता है और ये मात्रक होगा। ठीक, लेकिन ये पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए होगा, यानी कि ये निश्चित नहीं होगा। तो यह अपक्रिया की कोटि n के साथ बदलता रहता है, जैसे कि हमने बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से इन बातों को ध्यान रखना है। अब जैसे आप जैसे यहाँ पे दे रखा है, वेग परिवर्तनशील होता है क्योंकि यह सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि वेग स्थिरांक नियत होता है जिसे केवल तापमान उत्प्रेरक ही परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लेना। यहाँ पे लिखा है कि जबकि वेग स्थिरांक के जो होता है वो विशेष परिस्थितियों तापमान और उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही परिवर्तित हो सकता है या परिवर्तित होता है या बदलता है। ठीक है, तापमान और उत्प्रेरक दो ही ऐसी चीजें हैं, दो ही ऐसे खलीफा हैं जो वेग स्थिरांक के मान को बदल सकते हैं, अदरवाइज और कोई इसके मान को बदल नहीं सकता है।
ठीक है, चलिए अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अच्छा एक स्लाइड और है, अभी इसको जानिए। बाई चांस कभी कभार एग्जामिनर थोड़ा घुमाने के लिए आपसे ये पूछ दे कि सर आप क्रिया के वेग और वेग स्थिरांक में संबंध बता दीजिए, तो कहेंगे सर ने ये तो बताया ही नहीं कि ये तो हमें क्या है। तो देखो बच्चों, जो हमने जो है वेग व्यंजक बताया है, R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर बाई, बस यही है अब क्रिया के वेग और वेग स्थिरांक में संबंध। ठीक, इसका कोई डेरिवेशन नहीं करना है, डायरेक्ट पूछा जाएगा, डायरेक्ट यही लिख देना। देखो यदि परीक्षा में इन दोनों के गणितीय संबंध को दिखाना हो, यानी कि आपको R और K के मध्य संबंध दिखाना हो, क्रिया के वेग और वेग स्थिरांक के मध्य, तो आप वेग नियम के समीकरण को लिख सकते हैं विदाउट डाउट। ठीक है, R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X और B की पावर बाई। यहाँ R अब क्रिया का वेग है और K वेग स्थिरांक है, बस यही हमारा यहाँ संबंध हो गया। इसमें वेग भी आ गया और वेग स्थिरांक भी आ गया। तो 1 या 2 नंबर में बाई चांस पूछ दें कि अब क्रिया के वेग और वेग स्थिरांक में संबंध दिखाता हुआ सूत्र बताइए या समीकरण लिखिए, ऐसे करके तो आप ये वाला लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज की क्लास में बच्चों हमें इतना ही पढ़ना था। ठीक है, आज की क्लास में हमें इतना ही पढ़ना था कि वेग नियम क्या है, वेग व्यंजक क्या है। ठीक है, हमने सब जाना कि वेग नियम क्यों दिया गया। ठीक है, और वेग नियम ने क्या किया, वेग नियम ने द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम की कमियों को दूर कर दिया। ठीक है, वेग नियम को जानने के बाद हमने वेग नियम के जो है स्थिरांक, वेग स्थिरांक को जाना कि वेग स्थिरांक क्या होता है। वेग स्थिरांक का जो मात्रक है उससे रिलेटेड हमने कुछ जो है क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्रिया के वेग और वेग स्थिरांक में अंतर को जान लिया। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा देखें। और कहने मतलब अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो एक बार वीडियो पुनः देख लें, बात समझ में आ जाएगी। ऐसा कुछ इसमें है नहीं जो समझ में ना आए। ठीक है, हमारे हिसाब से ऐसा इसमें कुछ है नहीं। हर एक बच्चा अगर केयरफुली सावधानी से हमारे द्वारा बताई जाने वाली बातों को सुन रहा है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे समझने से नहीं रोक सकती। ठीक है, अदरवाइज प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। ठीक है, रिवीजन करते रहें। और एक काम और करें, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, बार बार कहना भी हमारा सही नहीं रहता है, बाद बाकी हमारा जो काम है प्रॉपर हम कर ही रहे हैं। ठीक है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, ठीक है, हर सीजन में अपनी पूरी मेहनत, पूरा जो हार्ड वर्क कर ही रहे हैं। आप लोगों की जो जिम्मेदारी है, आप लोगों का जो काम है वो आप करते रहें। क्या काम है, प्रॉपर डेली कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए डेली रेगुलर बेसिस पे क्लासें अटेंड करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी लेक्चर अपलोड हो नोटिफिकेशन आ जाए, आप उसको देख लें। देखने के बाद प्रॉपर अपने नोट्स बना लें और साथ ही साथ रिवीजन करते रहें। दोस्तों के साथ शेयर कर दें, देखें या ना देखें वो उनकी जिम्मेदारी, वो जाने, उनका काम जाने। ठीक है, शेयर कर दें। और लेक्चर को अगर अभी तक देखने के बाद लाइक ना किया हो तो अभी लाइक कर दें। ठीक है, चलें अच्छा, अब हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे की क्लास में हम अपक्रिया की आणविकता, ठीक है, अणुसंख्यता और अपक्रिया की कोटि को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले जो है लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी हंसी पढ़ते रहें। ठीक है, खिलखिलाते रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।